Welcome to our channel. Today we are going to discuss about our next topic, that is complication of intravenous therapy. अब तक की क्लासेस के अंदर हमने ये देखा है कि इंट्रावेनस थेरेपी क्या होती है, कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, किस कंडीशन के अंदर कौन से सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करना चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। कौन कौन से टाइप की आईवी ट्यूबिंग्स होती हैं, आईवी ट्यूबिंग्स क्या होती हैं, फिल्टर क्या होते हैं, चेम्बर क्या होते हैं, किस आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर कितना है, ठीक है। कैनुला कैसे इंसर्ट करना है, कैनुला की डिवाइसेज कौन कौन सी ऐसी बहुत सारी डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, इन्फ्यूजन पंप्स हैं, उनके बारे में हमने अब तक की क्लासेज के अंदर डिस्कस कर लिया। साथ के साथ हमने डिस्कस किया कि इंट्रावीनस थेरेपी जब किसी पेशेंट को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर इंट्रावीनस थेरेपी जब स्टार्ट करें तो उस कंडीशन में हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे कैनुला इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और कैसे हम कैनुला को बाहर निकालेंगे, कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, वो सारा कुछ हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हमारी होगी कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावीनस थेरेपी की। इंट्रावीनस थेरेपी के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब तक की क्लासेस के अंदर हमने जो भी स्टडी किया, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। आज की क्लास हम शुरू करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावीनस थेरेपी है कि इंट्रावीनस थेरेपी जब आप किसी पेशेंट को आईवी कैनुला लगा रहे हो, आईवी फ्लूइड्स दे रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जो अराइज हो सकते हैं। अगर कोई भी जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिया गया हो या बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में दिया गया हो, या इंट्रावीनस साइट के ऊपर या कैनुला इंसर्शन साइट के ऊपर जो भी आपने कैनुला डाला है उस इंसर्शन साइट के ऊपर आपने प्रॉपर केयर नहीं किया, सेप्टिक टेक्निक्स आपने मेंटेन नहीं की हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। तो कौन कौन से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखिए। फर्स्ट वन हमारा कॉम्प्लिकेशन है एयर एम्बोलिज्म, कैथेटर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म हो सकता है क्योंकि अगर आप आईवी ट्यूबिंग्स को नहीं निकालोगे, आईवी ट्यूबिंग से जो भी प्रॉपर एयर है, मतलब आईवी ट्यूबिंग को अच्छे से प्राइम नहीं करोगे, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट वन है कैथेटर एम्बोलिज्म। जब भी आप आईवी कैनुला इंसर्ट कर रहे हो तो उसकी कोई टिप टूट करके अंदर सर्कुलेशन सिस्टम में चली जाए या फिर कैनुला टूट के सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर रह जाए, तो ये सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सर्कुलेटरी ओवरलोड, जब आप किसी पेशेंट को एक अनकैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर आप बहुत सारा फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड आपको देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि नॉर्मली क्या होगा, आप अगर कोई फ्लूइड दे रहे हो तो हो सकता है कि जो भी बॉडी के अंदर या जो भी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट थे उनका डाइल्यूशन हो सकता है, डाइल्यूशन हो जाए, वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाए और मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाए, सॉल्यूट कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो भी हमारी बॉडी के सीरम के अंदर, ब्लड के सीरम के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका क्या हो सकता है, वहाँ पे डाइल्यूशन हो सकता है और वो हाइपो और हाइपर की कंडीशन के अंदर जा सकते हैं। हीमेटोमा, जो भी जहाँ पर भी आपने कैनुला इंसर्ट किया है वहाँ पर सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर हीमेटोमा हो सकता है, अगर वहाँ से हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो रही हो तो, ठीक है। नेक्स्ट वन है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसा कि हमने कल भी बात की थी, हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि इंट्रावीनस इंसर्शन साइट है, इंट्रावीनस कैनुला इंसर्शन की साइट है, वो बहुत ही एक अच्छा वे है, अच्छा रास्ता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री का। इसीलिए हमें जब भी हम कैनुला इंसर्ट कर रहे हैं, जब भी किसी पेशेंट को फ्लूइड थेरेपी चल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक के थ्रू हमें क्या करना है, कैथेटर जो भी कैनुला की एयर है उसको प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन जो कॉम्प्लिकेशन है वो है देखिए इन्फिल्ट्रेशन। हो सकता है कि हमारा जो कैनुला है वो वेन को पार करके बाहर निकल जाए, जैसा कि मान लीजिए ये किसी पेशेंट की वेन है जिसमें क्या लगा हुआ है, कैनुला लगा हुआ है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कैनुला लगा हुआ है, ये प्रॉपर एक कैनुला इसमें लगा हुआ है, ठीक है। अब इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है आपका ये जो कैनुला है ये किसी भी, मान लीजिए पेशेंट ने अपना हाथ है उसको मूवमेंट करवाया उस वजह से, या फिर किसी भी रीजन की वजह से कोई प्रेशर लगा हो, इस वजह से क्या हो सकता है, जो कि कैनुला है वो क्या करेगा, वेन को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, जो आसपास के टिश्यूज है, जो यहाँ के आसपास के जो टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज के अंदर क्या होगा, जो भी आप आईवी फ्लूइड से एडमिनिस्टर कर रहे हो, ठीक है, पेशेंट को जो भी आप फ्लूइड दे रहे हो वो फ्लूइड क्या होगा, आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे क्या कॉज कर देगा, एडिमा कॉज कर देगा। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, इन्फिल्ट्रेशन। फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सारी कंडीशन अराइज हो सकती हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन है, ठीक है, वो सारी कंडीशन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बस और इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन के साथ क्या क्या हो सकता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट वन है टिश्यू डैमेज, ठीक है, आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यूज है वो भी डैमेज हो सकते हैं, अगर आप बार बार प्रिक करोगे तो टिश्यू डैमेज होने के भी रिस्क है। तो ये सारे थे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंट्रावीनस थेरेपी। अब हम वन बाय वन इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी, आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आइए वन बाय वन इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन हमारा कॉम्प्लिकेशन है एयर एम्बोलिज्म।
एयर एम्बोलिज्म क्या होगा, जब आप किसी पेशेंट को बोलस अमाउंट के अंदर फ्लूइड दे रहे हो, ठीक है, आप फ्लूइड दे रहे हो और आपने जब फ्लूइड कनेक्ट कर रहे हो, जब आपने फ्लूइड स्टार्ट किया तो आपने क्या नहीं किया, जो भी आपने आईवी ट्यूबिंग्स थी उनको आपने अच्छे से प्राइम नहीं किया। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हमारा, ये देखिए यहाँ पर जो एक वर्ड आ रहा है वो आ रहा है प्राइम द आईवी ट्यूबिंग्स, ठीक है। तो प्राइम द आईवी ट्यूबिंग्स का मतलब होता है कि जो आईवी ट्यूबिंग्स हैं, जो आईवी ट्यूबिंग्स हैं, उन आईवी ट्यूबिंग्स से हमें क्या करना है, जब भी हम पेशेंट को कनेक्ट करने से पहले हमें क्या करना है, उस आईवी ट्यूबिंग से हमें एयर है उसको बाहर निकालना होगा। अगर आप एयर बाहर नहीं निकालोगे तो क्या होगा, वो एयर सारी की सारी पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज होगी और वो एयर एम्बोलिज्म का काम कर सकती है। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, जब भी हम किसी पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड लगाने जा रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना है, जो भी ट्यूबिंग्स है, ठीक है, उसको हमें अच्छे से प्राइम करना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि जब आप कैनुला के साथ कनेक्ट कर रहे हो, जब आप कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्शन बना रहे हो कैनुला और फ्लूइड के बीच में, तब आप उस जो कनेक्शन बना है, जहाँ पे आप जो आईवी सेट है उसका एक सिरा तो बोतल के अंदर है, दूसरा सिरा कैनुला के अंदर इंसर्ट होता है, तो जो कैनुला के अंदर इंसर्ट हो रहा है उस कैनुला को जो कनेक्शन है उसको अच्छे से फिट करो, ऐसा ना हो वहाँ पे लूज हो, लीक हो रहा हो, एयर वहाँ से घुस सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है चेंज, जब भी आप ट्यूबिंग कोई चेंज कर रहे हो उस टाइम पे भी हो सकता है कि आप एयर एंट्री करवा दो, एयर एम्बोलिज्म का काम करेगी ड्यूरिंग द रिमूवल, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कोजेज हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो एयर है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाकर के क्या कर रही है, एम्बोलिज्म कोज कर रही है। मोस्ट कॉमन जो होता है कि क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, स्पीडली अगर जब इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत जल्दी जल्दी में हम काम कर रहे होते हैं वार्ड के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो आईवी फ्लूइड्स होता है उसके ट्यूबिंग से हम एयर निकालना बोल सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। लेकिन हमें ये चीज़ें हमारी प्रैक्टिस में ला करके इन चीज़ों को हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज नहीं, इनको इन चीज़ों को हमें स्टॉप करना है, पूरी तरह से हमें डिमिनिश कर देना है इन चीज़ों को, क्योंकि पेशेंट की जान का खतरा हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेज हैं। नॉर्मली कैसे यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया वो यही पॉइंट बताया गया है कि अगर आप आईवी ट्यूबिंग से जब पेशेंट को आप एडमिनिस्टर कर रहे हो आईवी फ्लूइड, तो आप आईवी ट्यूबिंग्स को अगर अच्छे से प्राइम नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप अच्छे से प्राइम नहीं करते हो मतलब उसकी एयर नहीं निकालते हो, ठीक है, तब ये एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब एयर एम्बोलिज्म है, ठीक है, चाहे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो, एयर एम्बोलिज्म जो सिम्टम्स है वो लगभग कॉमन से रहेंगे। देखिए टेकिकार्डिया रहेगा, डिस्निया रहेगा, ठीक है, टेकिकार्डिया, डिस्निया, चेस्ट पेन रहेगा पेशेंट के अंदर, हाइपरटेंशन, फ्लशिंग हो जाएगी, साइनोसिस होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये सारे कॉमन साइन एंड सिम्टम्स अब देखने को मिलते हैं हमें थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर या फिर एयर एम्बोलिज्म के अंदर। ये सारे एम्बोलिज्म के अंदर जो कॉमन सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन से, टेकिकार्डिया है, डिस्निया है, चेस्ट पेन है, हाइपोटेंशन है, साइनोसिस है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो एक साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा वो देखिए, जो हमें देखने को मिलेगा वो ये हो सकता है, एक तो टेकिकार्डिया बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, और ये अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा सा लेट साइन आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, साइन ऑफ एयर एम्बोलिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन। मान लीजिए किसी पेशेंट को ये एयर एम्बोलिज्म हो रहा है, या एयर एम्बोलिज्म को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखिए, प्राइम द ट्यूबिंग विथ फ्लूइड बिफोर यूज। मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि जो से आप ये बोतल को इसमें कनेक्ट किया हुआ है, इमेज में देखिएगा प्लीज, ठीक है। इस जो आईवी सेट है उसका एक स्पाइक क्या कर दिया गया, बोतल के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस चैम्बर को भरना है, इस चैम्बर को भर के हमें जो रेगुलेटर है उसको ऑन करके ये जो फ्लूइड है उसको हमें टिप जो दूसरा एंड है उससे एक बार थोड़ा सा बाहर निकाल लेना, जिससे क्या होगा, जो एयर थी आईवी सेट के अंदर वो सारी एयर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसे ही बोलते हैं हम प्राइम करना, ठीक है। नेक्स्ट वन है एयर एम्बोलिज्म है, ठीक है। जो भी एयर बबल्स हैं आईवी सेट के अंदर है, बोतल के अंदर एयर बबल्स हो सकते हैं, उन सबको हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है, अगर है तो उनको क्या करना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, हमें बोतल के पूरा खाली होने का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। हल्का सा भी थोड़ा सा फ्लूइड अगर बचा है, मिनिमम अगर फ्लूइड बचा हुआ तो हमें क्या करना है, नई बोतल अगर प्रेस्क्राइब है तो वो नई बोतल या नया जो आईवी फ्लूइड हमें एडमिनिस्टर करना है वो नया आईवी फ्लूइड हम उसमें कनेक्ट कर देंगे। हमें ऐसा नहीं करना है कि पूरा फ्लूइड खाली हो, पूरा आईवी सेट का भी जो फ्लूइड है वो पेशेंट के अंदर जाए, इसका वेट नहीं करना है, पहले ही कनेक्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है साइन एंड सिम्टम्स। जो भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म या एयर एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स बताए थे, कौन कौन से बताए थे, टेकिकार्डिया, चेस्ट पेन, डिस्निया, ठीक है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड साइनोसिस, ठीक है। ये जो सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपको साइन एंड सिम्टम्स दिख गए पेशेंट के अंदर, तो हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, टर्न द क्लाइंट, ठीक है। जो पेशेंट है उसको हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में टर्न करना है, उसका हेड है, ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे देनी है पेशेंट को।
ठीक है, विथ हेड लोअर, ठीक है, उसके हेड को हमें क्या कर देना है, लोअर में, मतलब टेंडलबर्ग पोजीशन रखनी है, लेकिन साइड लाइन, लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन विथ टेंडलबर्ग पोजीशन। इससे क्या होगा, जो एयर एम्बोलिज्म हुआ है वो क्या होगा, राइट एट्रियम के अंदर ही क्या हो जाएगा, ट्रैप कर लेंगे हम उसको, एट्रियम के अंदर ही ट्रैप कर लेंगे और वहीं से हम उसको बाहर निकाल पाएंगे सर्जरी के थ्रू, ठीक है। तो ये एक मोस्ट कॉमन है। मान लीजिए एज ए नर्स आप वार्ड में काम कर रहे हो, आपके पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं, लग रहा है आपको यहाँ हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन दो, उसके हेड को नीचे कर दो, बेड का जो हेड एंड है उसको क्या कर दो, नीचे कर दो, लेग की तरफ जहाँ फुट एंड है उसको क्या कर दोगे, एलिवेट कर दोगे, और पेशेंट, जिससे क्या होगा, पेशेंट का जो एम्बोलिज्म हुआ वो कहाँ, राइट एट्रियम के अंदर ही हम ट्रैप कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट कीजिएगा, बहुत बार इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्स के द्वारा, बहुत सारी जो भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, ESIC DSS भी है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, अगर ऐसा हो चुका है, मान लीजिए पेशेंट को पल्मोनरी एयर एम्बोलिज्म हो चुका है, तो एयर एम्बोलिज्म होते ही हमें क्या करना है, नोटिफाई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमें क्या कर देना है, नोटिफाई कर देना है। नेक्स्ट वन है हमारा कैथेटर एम्बोलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है कैथेटर एम्बोलिज्म। कैथेटर एम्बोलिज्म का मतलब है जो भी IV सेट आपने इंसर्ट किया है, ठीक है, जब हम IV सेट इंसर्ट कर रहे हैं या IV सेट बाहर निकाल रहे हैं, हमने कल देखा था कि IV सेट है उसको कितने दिन तक रखना है, 72 to 96 आवर्स तक हमें उसको रखना होता है, ठीक है। अब 72 to 96 आवर्स तक क्या होगा, हो सकता है आप बार बार उसको मूवमेंट करवा रहे हो, तो उसकी जो आगे की टिप होती है वो प्लास्टिक की होती है, ठीक है, स्टेराइल प्लास्टिक होती है, उसकी होती है, हो सकता है वो ब्रेक होकर के पेशेंट की वेन के अंदर ही चली जाए या वेन के अंदर ही रह जाए। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इससे वो भी क्या करेगी, एक थ्रोम्बस का काम करेगी, एक एम्बोलिज्म का काम करेगी वहाँ पे, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो जो आपका कैनुला का जो ब्रेकेज जो टुकड़ा है, जो पीस है, ठीक है, कैनुला का जो पीस अंदर रह गया है, वो क्या कर सकता है, एम्बोलिज्म कोज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, एन ऑब्स्ट्रक्शन रीजन फ्रॉम द ब्रेकेज ऑफ द कैथेटर टिप ड्यूरिंग एन इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ, ड्यूरिंग द इंसर्शन और रिमूवल, जब आप कैनुला डाल रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो पेशेंट की वेन के अंदर, तब भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपका टिप वो टूट जाए और एम्बोलिज्म हो जाए, हो सकता है जब आप कैनुला बाहर निकाल रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो कैनुला, उस कंडीशन के अंदर भी आपको जो कैथेटर एम्बोलिज्म वो देखने को मिल सकता है। इसमें भी वही कॉमन सिम्टम्स आएंगे जो कि हमारे एयर एम्बोलिज्म के अंदर सिम्टम्स थे, हाइपोटेंशन है, चेस्ट पेन है, ठीक है, वीक एंड रैपिड पल्स है, साइनोसिस है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये सारे कॉमन सिम्टम्स मिलेंगे हमें देखने को एज ए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के रूप में, ठीक है। और इंटरवेंशन देखिए, मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ गई कि कैथेटर का एम्बोलिज्म हो चुका है, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कैथेटर जब भी हम बाहर निकाल रहे हैं उसको हमें क्या करना है, केयरफुली निकालना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो वहीं है, पेशेंट ने हाथ के जो मूवमेंट्स किए थे, हैंड्स के जो मूवमेंट्स थे, उस वजह से हो सकता है उसकी जो टिप है वो लूज हो गई हो, वो टूटने वाली हो। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कैथेटर जो कैनुला बाहर निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो कैनुला जब भी हम बाहर निकाल रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान से निकालना है। निकालने के बाद हमें उसकी इंटेक्टनेस की, ये पूरा तो निकला है ना बाहर, हमें चेक करना है, ठीक है, मैंने कल भी बताया था, उसकी इंटेक्टनेस को चेक करना है हमें, ठीक है। अगर मान लीजिए कैनुला की टिप है वो टूट गई, अंदर रह गई, तब हमें क्या करना है, एक टर्निक्वेंट बांध देना है। सबसे पहले हमें एक टर्निक्वेंट लेना है और पेशेंट की जहाँ पे कैनुला, जैसे यहाँ पे इस पेशेंट की रिस्ट पे कैनुला लगा हुआ है, कलाई के ऊपर कैनुला लगा हुआ है, या बैक ऑफ द पाम पे ये कैनुला लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टर्निक्वेंट बांधेंगे। एंटीकोएटल फोसा के ऊपर हम क्या करेंगे, एंटीकोएटल फोसा से थोड़ा सा ऊपर 2 इंच अबाउ हम क्या कर देंगे, एक टर्निक्वेंट बांध देंगे, ताकि जो पीस है, जो कैथेटर का जो पीस है, उसको हम नीचे ही हाथ के अंदर ही ट्रैप कर सके और वहीं से सर्जरी करके हम उसको बाहर निकाल सके। और ये ऐसी कंडीशन होती है, हमें क्या करना है, इमीडिएटली जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे हमें क्या करना है, नोटिफाई करना है। उसके बाद नोटिफाई करवाने से के बाद अब हमें क्या करना है, पेशेंट का एक्सरे करवाना है। अब एक्सरे क्यों करवाना है, एक्सरे इसलिए करवाना है ताकि हम उस पीस को, जो भी कैथेटर का टूटा हुआ जो पीस जो अंदर रह गया है पेशेंट की वेन के अंदर, उसको हम क्या कर सके, देख सके, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सरे करवाना पड़ेगा इमीडिएटली। हमें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमें पेशेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। और मान लीजिए उस रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन या उस एक्सरे के अंदर आपको जो पीस है, कैथेटर का जो टूटा हुआ पीस है वो दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है। पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पर भी उसको हमने ट्रैप किया है, उस पार्ट की हमें उसका सर्जरी करके हमें क्या करना होगा, उस कैथेटर की टिप को हमें क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। नेक्स्ट वन, सर्कुलेटरी ओवरलोड, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इंट्रावीनस थेरेपी, ठीक है। अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है इंट्रावीनस थेरेपी का, तो सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है, ठीक है। अगर किसी फ्लूइड को, जब भी हम किसी पेशेंट को एज ए नर्सिंग ऑफिसर, जब भी हम वार्ड में ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो जब हम किसी पेशेंट को टू रैपिडली
टू रैपिडली या टू मच अमाउंट के अंदर हम किसी सॉल्यूशन को दे रहे हैं, ठीक है, बहुत रैपिडली और बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन अगर हम एक साथ एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। पेशेंट के अंदर जो वेस्कुलर फ्लूइड है, ठीक है, जो वेस्कुलर फ्लूइड है या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। उसी को क्या बोलते हैं, फ्लूइड ओवरलोड होना। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अब सब एक कॉमन सेंस की बात है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रखा है, मतलब कि आपकी जो वेन्स हैं, आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर फ्लूइड है वो ज़्यादा है। फ्लूइड ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा, अब पानी ज़्यादा आया जा रहा है पाइप के अंदर, तो क्या होगा, पाइप की जो दीवार है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर। और ब्लड वेसल्स की दीवार के ऊपर या ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन हो गया। डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, अब जो ये वेन है डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, यहाँ की जो वेन है पेशेंट्स की, ठीक है, गले की जुगुलर वेन यहाँ और यहाँ, ठीक है, उन वो क्या मिलेंगे हमें, डिस्टेंडेड। बाहर से देखेंगे तो हमें फुली भी दिखेंगे पूरी तरह से कि हाँ डिस्टेंडेड हो रखी है। रैपिड ब्रीथिंग, अब पल्मोनरी एडिमा हो गया, ठीक है, मान लीजिए बहुत सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ गया। सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो भी सराउंडिंग टिश्यूज होंगे उनके अंदर फ्लूइड है वो क्या होने लग जाएगा, एस्केप होने लग जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे फ्लूइड है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स के अंदर एडिमा हो जाएगा। लंग्स के अंदर एडिमा हो गया तो पेशेंट के जो लंग्स है वो पूरी तरह से एक्सपेंशन और रिकॉइल नहीं हो पाते हैं, और नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, डिस्निया होगा। रैपिड ब्रीथिंग, अब डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या करते हैं, ये सारी जो मूवमेंट्स है वो मतलब रैपिड ब्रीथिंग करने की कोशिश करेगा। कपिंग हो सकती है, क्रेकल्स, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा है। न्यूमोनिया के केस में और पल्मोनरी एडिमा के केस में जो लंग साउंड्स आते हैं वो कौन से लंग साउंड्स आते हैं, क्रेकल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्रेकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पल्मोनरी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड। जब किसी पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड बहुत जल्दी ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस होते हैं। मैंने बहुत बार बताया है इस क्लास के अंदर जो अपनी इंट्रावेनस का जो इंट्रावेनस थेरेपी का जो टॉपिक चला उसके अंदर मैंने बहुत बार बताया कि कार्डियक पेशेंट, रीनल फेलियर, लीवर फेलियर के पेशेंट्स के अंदर या और ओल्डर एज के पेशेंट्स के अंदर जब भी हम इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, फ्लूइड है वो बहुत स्लो रेट से देना है, कैलकुलेटेड अमाउंट में देना है, बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि ये सारे जो डिजीज कंडीशन है साथ के साथ जो ओल्डर एज के जो क्लाइंट्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, प्रोन होते हैं, सर्कुलेटरी ओवरलोड इनमें बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपके पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनके अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। जो मैंने अभी डिजीज कंडीशन बताई थी, कार्डियक है, ठीक है, कार्डियक है, रीनल है, लीवर डिसऑर्डर है, ओल्डर एज के क्लाइंट्स हैं, उनके अंदर हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। जब भी हम पेशेंट आईवी सॉल्यूशन पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। साथ के साथ क्या करना है, हमें जो भी हम इंट्रावेनस फ्लूइड दे रहे हैं पेशेंट को, उसको हमें रेगुलरली एक रेगुलर इंटरवल के बाद कि 15 मिनट से या 20 मिनट से हमें उसको बार बार चेक करना है। हो सकता है पेशेंट ने, आपने जब कैनुला लगाया तो पेशेंट की पोजिशनल थी, पेशेंट ने क्या किया, जो बहुत आपने देखा कि बहुत धीरे चल रहा है, आपने पूरा रेगुलेटर ओपन कर दिया क्योंकि पेशेंट ने पोजिशनल रख रखा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही पेशेंट ने पोजीशन ठीक की, आपका जो फ्लूइड होगा वो बहुत जल्दी रैपिडली क्या हो रहा है, ट्रांसफ्यूज हो रहा है, पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, एक बहुत ही कम समय में आपको सर्कुलेटरी ओवरलोड है वो देखने को मिल सकता है। ऐसे पेशेंट्स जो भी कार्डियक डिजीज के पेशेंट है, लीवर डिसऑर्डर के जो भी पेशेंट है, ठीक है, जो भी रीनल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं और ओल्डर एज के क्लाइंट्स हैं, इनको जब भी आप इंट्रावेनस थेरेपी दे रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें जहाँ तक हो वहाँ तक हमें इन्फ्यूजन डिवाइसेस का यूज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उनका यूज करना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का एक फायदा है, आप एक जो रेट सेट करोगे, पर्टिकुलर जो रेट सेट करोगे, उससे ज़्यादा उसी रेट से वो उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको इन्फ्यूज करते हैं पेशेंट के अंदर, उससे ज़्यादा या कम नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली। बट हमें जब भी हम जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी बार बार एक रेगुलर इंटरवल पे हमें चेक करना है। कल की क्लास में मैंने ये बताया था, क्योंकि वो है तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही ना, ठीक है। भगवान तो है नहीं कि अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, ज़्यादा हो गया, खराब भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। पेशेंट के अंदर नेक्स्ट हमें पेशेंट के अंदर क्या करना है, जो भी सर्कुलेटरी ओवरलोड के जो भी साइन एंड सिम्टम्स है, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, रैपिड ब्रीथिंग है, डिस्निया हो रखा है पेशेंट के अंदर, हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या करना है, मॉनिटर करके रखने, ठीक है। ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली हमें जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो भी कंसर्न डॉक्टर है, उसको हमें इन्फॉर्म करना है। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रहे लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ के साथ इस चैनल के जो भी वीडियोज़ हैं प्लीज़ उनको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी तैयारी भी, उनको नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की तैयारी में उनको भी हेल्प
मिल सके। नेक्स्ट देखिए, इफ सर्कुलेटरी ओवरलोड अकर व्हाट टू डू फॉलोइंग मेजर्स। कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं, मान लीजिए आपको पता लग गया कि आपके पेशेंट के सर्कुलेटरी ओवरलोड हो चुका है, तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से मेजर्स हैं जिनको हम करके पेशेंट को बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया, सॉल्यूशन है उसको, उसकी रेट है उसको बहुत स्लो कर दो, ठीक है। हमें क्या करना है, अब सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया ना, पेशेंट को मैनेज करना पड़ेगा, पेशेंट को मैनेज करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना होगा, वेन है वो हमें इंटैक्ट चाहिए। क्यों, क्योंकि अब हम मैनेजमेंट के लिए हो सकता है डॉक्टर आए, डॉक्टर देखते हैं हमें कोई बोलेगी नहीं इसको ये मेडिसिन दो जिससे इसका फ्लूइड जो किडनी है उसकी फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी और बार बार इसको यूरिन मतलब डाययूरेटिक्स एडमिनिस्टर करने के लिए हमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेन ओपन रखनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमें क्या है ना, स्लो रेट से उसको फ्लूइड देना है, ठीक है। हेड को जो बेड का हेड एंड है, पेशेंट के बेड का जो हेड एंड है उसको हमें क्या करना है, एलिवेट कर देना है, ठीक है। मतलब पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजीशन में रखना है, ताकि जो लंग्स हैं वो अच्छे से एक्सपेंशन और रिकॉइल हो सके, साथ के साथ क्या हो सके, जो जो वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन है, ठीक है, लंग्स है, हार्ट है, इनके अंदर जो एडिमा हो रखा है या सर्कुलेटरी जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है वो थोड़ा लोअर लिम्ब की तरफ शिफ्ट हो सके। साथ के साथ हमें क्या करना है, लंग साउंड्स को असिस्ट करना है, एडिमा और डिस्निया को हमें क्या करना है, असिस्ट करना है, ताकि पेशेंट को, ठीक है, ताकि पेशेंट को हम रिलीव करवा सके। तो ये सारे मेजर्स हैं, जब भी किसी पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है तो हम ये सारे मेजर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है इंट्रावेनस थेरेपी का, कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड ओवरलोड होगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के भी पूरे चांसेज हैं। तब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। एक इनअप्रोप्रिएट सॉल्यूशन को जब हम बहुत ही रैपिड और एक्सेसिव अमाउंट में देते हैं तब जाकर के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। इनअप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इनअप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, जो वर्ड है वो क्या है, इनअप्रोप्रिएट आईवी सॉल्यूशन। अब इनअप्रोप्रिएट आईवी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो इनअप्रोप्रिएट आईवी सॉल्यूशन का मतलब होता है साहब कि मान लीजिए किसी पेशेंट को आपने आइसोटोनिक हाइपोटोनिक फ्लूइड दे दिया। अब हाइपोटोनिक फ्लूइड दे दिया तो क्या होगा, जो भी फ्लूइड है वो सारा का सारा सेल के अंदर चला जाएगा, जिससे क्या होगा, जो बाहर है वेनस जो सर्कुलेटरी सिस्टम या जो सेल के बाहर है वो फ्लूइड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब इससे क्या हो रहा है, जो भी फ्लूइड के बाहर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो सेल के बाहर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी क्या होगी, कंसंट्रेशन बढ़ गई। वहां पर पानी कम हो गया, मतलब सॉल्वेंट कम हो गया, लेकिन सॉल्यूट बढ़ गया, ठीक है। जो पहले सॉल्यूट था वो बहुत कम था, एक नॉर्मल रेंज के अंदर था, लेकिन जैसे ही आपने हाइपोटोनिक दिया, हाइपोटोनिक देते क्या हुआ, जो पानी था वो सेल के अंदर चला गया, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी जो आपके सॉल्यूट थे, जो सेल के बाहर जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएंगे, आपको हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोक्लोराइड की साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है वो सोडियम और पोटेशियम का होता है, क्योंकि सेल के अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर कौन सा मतलब एक अबेंडेंट अमाउंट के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, पोटेशियम, और सेल के बाहर सोडियम पाया जाता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में ये बहुत बार देखने को मिलता है कि मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट inside the cell या most common electrolyte that is present in abundant amount inside the cell, तो पोटेशियम होता है, बाहर होता है सोडियम होता है, ठीक है। और जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ, जिस भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ, चाहे सोडियम का हो, पोटेशियम का हुआ होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट के अंदर साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। हाइपरकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, हाइपोनेट्रीमिया के साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हाइपरकेलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे तो उनमें देखिए हाइपरकेलेमिया में मसल्स वीकनेस मिलेंगी, यूरिन का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, लो, और यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो अब्सेंट होगा या लो हो सकता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है पेशेंट के अंदर, मसल्स वीक हो रही हैं, डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हाइपर पोटेशियम बढ़ने से कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो क्या हो जाती है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उसका नाम है डिजिटेलिस्ट, ठीक है, डिजॉक्सिन, उसका यूज किया जाता है। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी भी होने के काफ़ी चांसेस है। तो जब भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी तो पोटेशियम का जो अमाउंट है, जो पोटेशियम का लेवल है ब्लड सीरम के अंदर वो अल्टर्ड होगा, ठीक है। तो ये सारे आपको हाइपरकेलेमिया के और ये हाइपोकेलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हाइपोकेलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स में देखें तो वीक पल्स, कन्फ्यूजन, डिक्रीज बावल साउंड, ठीक है, डिक्रीज ब्रीथ साउंड, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, वीक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो पर्टिकुलर जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ उसी के अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सोडियम इम्बैलेंस। तो सोडियम के इम्बैलेंस होगा तो ये देखिए ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर सोडियम का लेवल कम होगा तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्स, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हेडेक,
ठीक है। बहुत बार हम हमारे घरों में क्या देखते हैं, किसी का बीपी कम होता है तो हम क्या बोलते हैं, नमक चीनी का पानी पी लो, ठीक है, ORS पी लो, नमक चीनी का पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, ठीक है। उनमें क्या होता है, सोडियम होता है, तो वो क्या होता है, सोडियम का लेवल बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगा, तो हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन है, डिप्रेशन है, मसल्स वीकनेस है, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं हाइपोनेट्रीमिया में। तो हाइपरनेट्रीमिया में देखिए, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, रफ एंड ड्राई टंग, ठीक है, टेकिकार्डिया, पॉसिबल हाइपरटेंशन हो सकता है क्योंकि सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन के चांसेज हैं, ठीक है। रेस्टलेस, एजिटेशन है, स्टूपर है, मसल्स ट्विस्टिंग आ रही है, टर्मर्स आ सकते हैं, हाइपर रिफ्लेक्स, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जो भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए आपके पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें कौन कौन सी इंटरवेंशन करनी है या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन से देखिए। असिस्ट द लेबोरेटरी वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेबोरेटरी वैल्यूज को असिस्ट करना है। हमें पेशेंट की जांच करवानी है, ब्लड सीरम को टेस्ट करवाने, सीरम इलेक्ट्रोलाइट की जांच करवानी है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हुआ, ताकि उससे हमें पता लगे। जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हुआ है उसी इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, सॉल्यूशन का सिलेक्शन करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी तो उसी के अकॉर्डिंग देना होगा कि उसको रिप्लेस कर सकें हम, ठीक है। ज़्यादा हो गया तो कम करें और कम है तो उसको हमें ज़्यादा करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब भी हम पेशेंट को फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी ओवरलोड का है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस का पेशेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, बहुत ही कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर हमें फ्लूइड उसको एडमिनिस्टर करना है। फ्लूइड को एडमिनिस्टर करना है, बहुत ही कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर हमें क्या करना है, फ्लूइड को एडमिनिस्टर करना है। और कैलकुलेटेड अमाउंट में कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या इन्फ्यूजन डिवाइसेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर कोई मेडिसिन हमने बोतल के अंदर डाली है, IV बोतल के अंदर हमने कोई भी मेडिकेशन डाली है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, बोतल पर एक स्टिकर लगाएंगे, उसके ऊपर मार्किंग करेंगे कि हाँ मैंने इस बोतल की सॉल्यूशन के अंदर ये मेडिकेशन या ये मेडिकेशन मैंने इसमें ऐड की है। साथ के साथ हमें क्या करना है, पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के लिए, सर्कुलेटरी ओवरलोड के लिए क्लोजली मॉनिटर करके रखना है। अगर हम कोशिश कर रहे हैं मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। तो ये सारे मेजर्स हैं जो कि हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के टाइम पे करने होते हैं। नेक्स्ट वन है पेशेंट के अंदर, नेक्स्ट वन जो हमारा कॉम्प्लिकेशन है वो है हिमेटोमा। हिमेटोमा इज ए कलेक्शन ऑफ ब्लड इन टिश्यूज, हिमेटोमा कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि हिमेटोमा बना क्यों, अगर आप बार बार कैनुला डालने के लिए प्रिक कर रहे हो तो क्या होगा, ये देखो यहाँ से ब्लूइश डिस्कलरेशन हो चुका है, बार बार कैनुला डालने की ट्राई की गई, उस कंडीशन के अंदर से क्या हुआ, वेन पंचर हुई, ठीक है। देखिए समझिएगा, यहाँ पर आपने बार बार कैनुला डालने की कोशिश की गई, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, इस हाथ के पूरे हाथ के ऊपर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया, ठीक है। अब वो ब्लूइश डिस्कलरेशन क्यों हुआ, देखो ये वेन थी पेशेंट की, इसको अंदर आपने कैनुला डाला लेकिन आप क्या कर रहे हो, काउंटर कर दिया। अब काउंटर कर दिया तो क्या होगा, जो पर्टिकुलर जो ब्लड था वेन के अंदर वो इस टिश्यू के अंदर, इधर के टिश्यूज के अंदर चला जाएगा, साथ के साथ इधर वाले टिश्यूज के अंदर भी चला जाएगा, और जो टिश्यूज के अंदर ब्लड चला गया उसको क्या बोलते हैं, हिमेटोमा, वहां से ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये हिमेटोमा जब भी पेशेंट को IV लाइन इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब कैनुला डाल रहे हैं तब कर सकते हैं, या कैनुला निकाल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी ओपनिंग है वो रह जाती है और वहाँ पे भी हो सकता है कि हिमेटोमा डेवलप हो सकता है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, अकाइमोसिस, फर्स्ट वन अकाइमोसिस। अकाइमोसिस का मतलब है जो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रखा है अंडर द स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन अंडर द स्किन, ठीक है, उसे बोलते हैं अकाइमोसिस, ठीक है। साथ के साथ पेशेंट के अंदर आप देख रहे हो अकाइमोसिस हो रखा है, नीला नीला हो रखा है हाथ यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट वन है स्वेलिंग, पूरा हाथ है वो स्वेल हो रखा है। लीकेज ऑफ ब्लड एट द साइट, पर्टिकुलर साइट के ऊपर क्या हो सकता है, ब्लड भी लीक कर सकता है, देखो यहाँ प्रिक किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है, यहाँ पर भी किया हुआ है। तो इतने सारे मल्टीपल प्रिक की वजह से क्या हो रहा है, जो भी जिस साइड से आपने प्रिक किया वहाँ से ब्लड निकल सकता है, और ये साथ में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, तो हार्ड एक लंप बन जाएगा जिसमें क्या होगा, पेन होगा, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके इंटरवेंशन, कि आपको हिमेटोमा को प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम किसी पेशेंट को इंट्रावीनस कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं या फिर इंट्रावीनस कैनुला लगा रहे हैं, कैनुला इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा उस वेन को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करके रखना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेस रखेंगे, मान लीजिए ओल्डर एज का क्लाइंट है, वेन्स है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, तो वेन टूट जाएगी, ठीक है, पेशेंट के अंदर वापस से हिमेटोमा बन जाएगा, ठीक है। टर्निक्वेंट अप्लाई नहीं करना है, बार बार हमें टर्निक्वेंट, मान लीजिए एक बार अनसक्सेसफुल हमें अटेम्प्ट हो गया हमारा, तो हमें क्या करना है, हमें नहीं करना कि दोबारा हमें ट्राई करने से पहले कुछ समय रुकना है और टर्निक्वेंट अप्लाई नहीं करना है। इतना जल्दी हमें टर्निक्वेंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो पर्टिकुलर साइड जहाँ पे पहले पंचर किया था हमने, उस साइड पे क्या हो सकता है, लीकेज ऑफ ब्लड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, वैन जब भी हम किसी पेशेंट के अंदर IV लाइन को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम पेशेंट को कैनुला निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम क्या करेंगे,
जो भी पेशेंट जिसके अंदर हमने कैनुला रिमूव कर रहे हैं, कैनुला रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे या फिर हम खुद उस जो साइट है उसको हम 2 से 3 मिनट तक प्रेस करके रखेंगे ताकि वहाँ पे हीमोस्टेसिस अचीव हो सके, क्लोटिंग बन सके। अगर आपका पेशेंट एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पे है तो आपको ये जो 2 से 3 मिनट की जगह है वहाँ से आप 5 से 10 मिनट भी रखना पड़ सकता है, क्योंकि उनके अंदर जो क्लोटिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हीमेटोमा बन रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जिस हाथ के अंदर या जिस पैर के अंदर हीमेटोमा बन रहा है तो हमें क्या करना है, जो एक्सट्रीमिटीज है उसको एलिवेट करके रखना है। पेशेंट को बोलना है कि इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके रखो, और आइस अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कोल्ड अप्लीकेशन हम अलाउ कर सकते हैं पेशेंट को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस। अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो ध्यान रखने की चीज़ यही है कि बार बार मल्टीपल प्रिक नहीं करने हैं, वेन को ज़्यादा दबाना नहीं है, साथ के साथ जब कैनुला निकाल रही है तो 2 से 3 मिनट के लिए प्रेस करना है। अगर एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पे है पेशेंट तो हमें क्या करना है, कुछ लंबे टाइम तक की, मतलब 5 से 10 मिनट तक हमें उसको प्रेस करके रखना होगा। नेक्स्ट है, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपको नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ इन कंटेंट्स को आप अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, अपने स्टूडेंट्स जो भी हैं आपको उनको बताइए ताकि इस चैनल का सपोर्ट हो सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।